ओड टू अटम। ओड का मतलब होता है गीत, टू अटम, अटम का मतलब होता है पतझड़, पतझड़ के लिए गीत, जिसको लिखा है जॉन किट्स ने। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ते हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास का पोएम ओड टू अटम। सबसे पहले हम कवि के बारे में पढ़ेंगे, जॉन किट्स के बारे में, जिनका लाइफ जो है बहुत ही छोटी लाइफ है, 26 साल की उम्र है। जॉन किट्स 1795, जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था 1795 ईस्वी में, एंड डेथ 1821, 1821 ईस्वी में, यानी टोटल जीवन जो इनका 26 वर्ष का रहा है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोएट्स, जॉन किट्स जो थे अंग्रेजी साहित्य के महान रोमांटिक कवियों में से एक थे। वाज बोर्न एट मोनफील्ड्स लंदन, जिनका जन्म लंदन के मोनफील्ड में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लार्क्स स्कूल एट एनफील्ड, उनका जो पठन पाठन का काम है एनफील्ड के क्लार्क स्कूल से हुआ था। डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग, जॉन किट्स जो है वो जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिकेट और बॉक्सिंग में रखते थे। ही ग्रीव इनटू अ वोरेशियस रीडर स्पेशली ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, लेकिन वो पले बड़े एक जब बड़े हुए थे बहुत ही अच्छे रीडर थे, पाठक थे, विशेषकर ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक पौराणिक कथाओं के बहुत ही गहन रूप से उन्होंने अध्ययन किया। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एंडेड, उन्होंने वर्जिल एंडेड के अपने शब्दों में ट्रांसलेशन किया। हिज एम्बिशन, उनका लक्ष्य था, टू बिकम अ पोएट वाज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर्स फेरी क्वीन। हिज एम्बिशन टू बिकम अ पोएट, उनका लक्ष्य था, उनका उद्देश्य था बिकम अ पोएट, एक कवि बनने का। वाज फायर्ड, जो आग लगा दिया, किसने आग लगा दिया? बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्वीन, जब स्पेंसर की फेरी क्वीन प्रकाशित हुई तो यह जो रचना है जॉन किट्स के अंदर आग लगा दिया। हिज फर्स्ट पोएम, जॉन किट्स का पहला पोएम जो है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर आया, वाज पब्लिश्ड इन 1814, जो 1814 ईस्वी में प्रकाशित हुई। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817, और 1817 ईस्वी में उनका पहला अपना रचनाओं का संग्रह आया, जिसका नाम रखा गया पोएम्स। His poem Endymion was well appreciated by Wordsworth, इनकी जो कविता थी एंडेमियन, उसको वर्ड्सवर्थ के द्वारा काफ़ी सराहना किया गया। It was published in 1818, जो कि कब पब्लिश हुई थी? तो 1818 ईस्वी में। His odes on indolence, on a Grecian urn, to Psyche, to a Nightingale, on melancholy, and ode to autumn, made him a great romantic poet, जो इनको बहुत ही महान कवियों के श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया अंग्रेजी के साहित्य में। सो डिड लामिया एंड हाइपेरियन, जो इनकी जो रचनाएं हैं लामिया और हाइपेरियन ने भी वैसा ही काम किया। He died of tuberculosis in 1821, इनकी जो मृत्यु है 1821 ईस्वी में क्षय रोग के कारण हुआ, एट द एज ऑफ 26 साल के ही उम्र में। बट विदिन दिस शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, इस छोटे से जीवन काल में, ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, उन्होंने महानता को प्राप्त कर लिया था। His poems and letters have depth beneath their beauty and reflects his awareness of the pains and suffering of life.
उनके पोएम और उनके जो पत्र है हैव डेप्थ, उनमें गहराई तो होती ही थी, साथ साथ में सुंदरता भी होती थी। और उनके पोएम में, कविताओं में या लेटर्स में पेन्स एंड सफरिंग, जीवन के दर्द और पीड़ाओं का जिक्र मिलता है। टू हिम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, किसी भी वस्तु की सुंदरता हमेशा के लिए होती है। एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, उनके दृष्टिकोण से ब्यूटी इज ट्रूथ, सुंदर ही सत्य है। ट्रूथ ब्यूटी, सत्य ही सुंदर है। इन द पोएम और टू अटम, इस कविता में और टू अटम कविता में किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक स्पिरिट ऑफ ऑटम इन अ सीरीज ऑफ मेमोरेबल पिक्चर्स। इस कविता में उन्होंने पतझड़ ऋतु के बहुत सारे दृश्यों को यादगार बनाया है। एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, प्रकृति में सौंदर्य के सिद्धांत का भी उन्होंने खुलकर दर्शाया है इस कविता के माध्यम से। तो आइए हम इस कविता को हिंदी ट्रांसलेट करते हैं। और टू ऑटम, यहां देखिए, सीजन ऑफ मिस्ट, सीजन मीन्स होता है मौसम, ऑफ मिस्ट मीन्स धुंध का मौसम। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, और फलों को पकने वाला। ये जो मौसम है, पतझड़ मौसम है, कैसा होता है? तो ये धुंध का मौसम होता है और फलों को पकाने वाला मौसम होता है। क्लोज बोजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन, क्लोज बोजम फ्रेंड का मतलब है घनिष्ठ मित्र, ऑफ मैचरिंग सन माने परिपक्व सूर्य का घनिष्ठ मित्र। ये जो ऑटम है, पतझड़ है, होता है। जो कंस्पायरिंग, जो योजना बनाता है या षड्यंत्र रचता है, विथ हिम सूर्य के साथ। हाउ टू लोड, कि किस तरीके से लाद दिया जाए, हाउ टू लोड कैसे लाद दिया जाए। एंड ब्लेस आशीर्वाद दिया जाए, विथ फ्रूट फलों से। द वाइन्स दैट राउंड, ये जो लताएं हैं, वाइन्स अंगूर की जो लताएं हैं, दैट मीन्स जो, राउंड थैच एप्स जो कि छप्पर के चारों तरफ फैली हुई है, उसको किस तरीके से फलों से लाद दिया जाए। टू बेंड, टू बेंड मीन्स झुका दिया जाए, विथ एप्पल्स सेब से। द मोस्ट कॉटेज ट्रीज, जो मोस्ट मीन्स काई लगे, कॉटेज मीन्स झोपड़ी, ट्रीज मीन्स वृक्ष, काई लगे झोपड़ियों का जो वृक्ष है उसको किस तरीके से सेब से लाद दिया जाए। ठीक है। उसके बाद है एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। एंड मीन्स और, फिल मीन्स भर दिया जाए, ऑल फ्रूट सभी फलों को भर दिया जाए, विथ राइपनेस यानी सभी फलों को पका दिया जाए, टू द कोर कोने कोने तक। टू स्वेल मीन्स फुला दिया जाए, द गॉड्स यानी कद्दू को फुला दिया जाए। एंड प्लम्प गुद्देदार बना दिया जाए, द हेजल सेल्स, जो हेजल सेल एक प्रकार का नट है उसको किस तरीके से गुद्देदार बना दिया जाए। और ग्रॉड मीन्स कद्दू को किस तरीके से फुला दिया जाए। ये कौन षड्यंत्र रच रहा है, कौन योजना बना रहा है? तो सूरज और पतझड़ दोनों मिलकर ये सोच रहे हैं कि कैसे कद्दुओं को फुला दिया जाए, छोटे छोटे नट को पका दिया जाए, है ना। विथ स्वीट कर्नेल, मधुर कर्नेल मीन्स बीज के साथ। टू सेट बडिंग, कैसे सेट बडिंग मतलब कैसे कलियां खिला दिया जाए। मोर एंड स्टिल मोर, अधिक से अधिक। लेटर बाद में, फ्लावर्स ये जो कलियां है बाद में क्या हो जाएंगी, फूलों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। फॉर द बीज, मधुमक्खियों के लिए। अनटिल जब तक दे यहाँ पर मधुमक्खियों के लिए आया है। जब तक मधुमक्खियां थिंक सोचती है कि वार्म डेज विल नेवर सीज, कि गर्मी का मौसम रुकने वाला नहीं है। फॉर क्योंकि समर ये जो गर्मी है हैज ओवरब्रिम्ड, लबालब भर देता है देयर क्लेमी शेल, उनके छत्ते के जो छोटे छोटे शेल होते हैं उनको क्या करता है, शहद से लबालब भर देता है। ठीक है। इस
पोएम में कवि जो है पहले स्टेंजा में अटम को यानी पतझड़ को क्या बताया है, सूर्य का घनिष्ठ मित्र बनाया है। और ये सूर्य और पतझड़ दोनों मिल करके योजना बनाते हैं कि किस तरीके से फलों को पकाया जाए, किस तरीके से गूदेदार बनाया जाए, किस तरीके से ज़्यादा कलियाँ खिलाया जाए। ये इसमें षड्यंत्र करते हैं, योजना बनाते हैं। अब आते हम दूसरे पैराग्राफ पर, देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। दूसरा जो है स्टेंजा, इसमें जो है कवि कहता है पतझड़ को, हु हैथ नॉट सीन दी, हु मीन्स किसने, हैथ मीन्स हैज किसने नहीं देखा है, दी मीन्स तुम्हें, ऑफ अमिड दाई स्टोर, ऑफ मीन्स ऑफन प्राय, अमिड मीन्स बीच में, दाई स्टोर मीन्स तुम्हारे गोदाम में, किसने तुमको नहीं देखा है गोदाम में। समटाइम्स कभी कभी, हूएवर जो कोई, सिक मीन्स खोजता है, अब्रॉड मीन्स दूर, मे फाइंड वो पा सकता है, दी मीन्स तुम्हें जो कोई तुम्हें दूर दूर तक खोजता है वो तुम्हें पा सकता है। सिटिंग केयरलेस बैठे हुए, केयरलेस का मतलब होगा बेपरवाह बैठे हुए, ऑन ए ग्रेनरी फ्लोर अनाज के ढेर पर तुम्हें बैठे हुए पा सकता है। दाई हेयर तुम्हारे बाल, सॉफ्ट लिफ्टेड लहराए जाते हैं, हल्के उठाए जाते हैं। बाय द विनोइंग विंड, विनोइंग का मतलब होता है ओसावन वाले, जो हवा धीरे धीरे बहती है, उस हवा के द्वारा तुम्हारे बालों को क्या किया जाता है, लहराया जाता है। और ऑन ए हाफ रिप्ड, या ऑन ए हाफ रिप्ड, हाफ मीन्स आधी, रिप्ड मीन्स कटी हुई, फ्यूरो मीन्स क्यारियों में, साउंड स्लीप, आधी कटी हुई क्यारियों में तुम्हें क्या पाया जाता है कि तुम वहां पर क्या कर रही हो, तो गहरी नींद में सो रही हो। ड्राउज्ड विथ द फ्यूम ऑफ पपीज, फूलों के सुगंध से तुम झपकियां ले रही हो। कुछ ऐसे फूल होते हैं जिनके सुगंध क्या कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। तो कह रहा है कि तुम फूलों के सुगंध में क्या झपकियां ले रही हो। व्हाइल दाई हुक, जबकि, दाई मीन्स तुम्हारे, हुक मीन्स हंसिया, जबकि तुम्हारे हंसिया जो है स्पेयर्स छोड़ देता है, द नेक्स्ट श्वास अगले पंक्ति को छोड़ देता है, एंड ऑल इट्स ट्विन फ्लावर क्योंकि उसमें क्या रहता है, फूल खिले रहते हैं, अभी वो काटने लायक नहीं हुआ रहता है, कच्चा रहता है, अभी उसमें फूल लगे रहते हैं। तो उस पंक्ति को क्या करता है, तुम्हारा हंसिया छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा समझना है। एंड समटाइम्स, एंड मीन्स और, समटाइम्स कभी कभी, लाइक ए ग्लीनर इकट्ठे करने वालों की तरह, ग्लीन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इकट्ठे करने वालों की तरफ कुछ फसलें इकट्ठा करना, जो काट करके छोड़ देते हैं उसको इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठे करने वालों की तरफ, दो डस्ट कीप स्टडी, दो मीन्स तुम, डज कीप लगी रहती हो, स्टडी मीन्स लगातार। दाई लैडन हेड, दाई मीन्स तुम्हारे, लदन मीन्स लदे हुए, हेड मीन्स सिर, तुम्हारे लदे हुए सिर, यानी तुम्हारे सिर के ऊपर बोझ रहते हैं, बोझ ढोते हुए, एक्रॉस ए ब्रुक तुम देखी जाती हो, एक्रॉस ए ब्रुक पार करते हुए, ब्रुक मीन्स नदियों को। यानी पतझड़ के मौसम में जब फसलें कटती है तो औरतें जो है अपने सर पर बोझा बांध करके उसको क्या करती है, नदियों को पार करते हुए एक जगह से दूसरे जगह ले जाती है, उसी का इसमें जिक्र किया गया है। और बाय साइडर प्रेस, साइडर प्रेस का मतलब होता है जूस निकालने वाला मशीन, जूस निकालने वाले मशीन के द्वारा, विथ पेशेंट लुक, पेशेंट का मतलब धैर्य के साथ, लुक मीन्स देखती हो, दो तुम, वाचेस्ट देखती हो, द लास्ट उजिंग, लास्ट उजिंग का मतलब होता है कि जूस से निकलने वाला अंतिम बूंद को, आवर्स बाय आवर्स, घंटों घंटों तो तुम क्या करते रहती हो, देखते रहती हो। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरा स्टैंजा जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड स्टैंजा एंड लास्ट स्टैंजा। ठीक है, लास्ट स्टैंजा में यानी थर्ड स्टैंजा में कवि कहता है, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, वेयर मीन्स कहाँ है, द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग बसंत के गीत कहाँ हैं। देखिए, इस दुनिया में लगभग सभी कवियों ने
बसंत के बारे में ही लिखा है, बसंत के सौंदर्य को ही लिखा है। लेकिन जॉन किट्स अकेले एक ऐसे पोएट हुए जिन्होंने बसंत को छोड़ करके इन्होंने पतझड़ के सौंदर्य का वर्णन किया है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था और पतझड़ के सौंदर्य पर किसी का नजर नहीं जा रहा था। लेकिन जॉन किट्स ने उस असंभव कार्य को संभव करके दिखलाया। फेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, बसंत का गीत कहाँ है, फेयर आर दे, कहाँ है। थिंक नॉट ऑफ देम, थिंक मीन्स सोचो, नॉट मीन्स नहीं, मत सोचो, ऑफ देम उनके बारे में, यानी बसंत के गीत के बारे में मत सोचो। दो हास्ट दाई म्यूजिक टू, यहाँ पर कहते हैं कभी पतझड़ से कि दो मीन्स तुम, हैज मीन्स रखते हो, दाई मीन्स अपना, म्यूजिक में संगीत, TW2 मीन्स भी, तुम भी अपना संगीत रखते हो, तुम्हारे पास भी अपने संगीत हैं। इसको कहते हैं, पतझड़ को कहते हैं। फाइल बैरेट क्लाउड्स ब्लूम, जब छोटे छोटे बादल, बैरेट क्लाउड्स ब्लूम, खिलते हैं। द सॉफ्ट डाइंग डे, सॉफ्ट डाइंग में मरने वाला दिन, जब दिन जो है लगभग समाप्त होने वाले के कगार पर रहता है, यानी शाम होने वाली रहती है, तब तुम्हारे आसमान में क्या होते हैं, छोटे छोटे बादल के टुकड़े क्या करते हैं, ब्लूम, खिलते हैं, चमकते हैं। एंड टच, और छूते हैं द स्टबल प्लेन्स, स्टबल मीन्स खूंटी लगे मैदानों को क्या करते हैं, छूते हैं, विथ रोजी ह्यूज, गुलाबी रंगों के साथ। देन इन अ वेलफुल क्वायर, देन मीन्स तब, इन अ वेलफुल मीन्स शोकाकुल, क्वायर मीन्स संगीत, शोकाकुल स्वर में। द स्मॉल ग्रेनेड्स, छोटे छोटे कीट पतंग, मौन, गाते हैं, विलाप करते हैं। ठीक है, तो ये सारे पतझड़ के दृश्यों को यहाँ पर कवि प्रस्तुत किया है कि देखिए तुम्हारे भी अपने गीत हैं, तुम्हारे समय में पतझड़ के टाइम में आसमान में छोटे छोटे गुलाबी रंग के बादल जो है दिखते हैं, कब, शाम के समय में, जब सूरज डूबता है तो सूर्य का जो रंग है वो गुलाबी टाइप का हो जाता है, उसमें बादल भी गुलाबी हो जाते हैं, और वो जो गुलाबी ह्यूज जो है, रोजी ह्यूज आकर के मैदानों को, खूंटी लगे मैदानों को क्या करते हैं, टच करते हैं। अमॉन्ग द रिवर स्वेलोज बर्न अलोफ्ट और सिंकिंग, यहाँ पर नदियों के बीच में, नदियों के आसपास जो छोटे छोटे पीले रंग के कीट पतंग होते हैं, बर्न अलोफ्ट और सिंकिंग, कभी ऊपर उठा दिया जाता है हवा के द्वार से, कभी सिंकिंग, नीचे डुबा दिया जाता है। वो नदी के किनारे उड़ती है, हवा के रुख कभी उनको ऊपर उठा देती है और कभी नदी में डुबा देती है, सिंकिंग, डुबा देते हैं। एज द लाइट वाइंड लिव्स और डाइज, और लाइट वाइंड जो है, हल्की हवा है, या तो उनको जिंदा रखती है या कभी कभी डुबा करके मार देती है। एंड फुल ग्रोन लैम्प्स, और फुल ग्रोन, जो लैम्प्स में मेमना पूर्ण रूप से बड़ी हो गई है। लाउड, लाउड मीन्स जोर से, ब्लिट मीन्स मिमिया रही है, आवाज कर रही है, बोल रही है। फ्रॉम हिली बॉर्न, पहाड़ी एरिया से वो जोर जोर से ब्लिट कर रही है, बोल रही है, मिमिया रही है। हेज क्रिकेट्स, यहाँ पर झिंगुर, सिंग, यहाँ पर झिंगुर क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट, एक कर्कश आवाज में वो क्या कर रहे हैं, गा रहे हैं। द रेड ब्रेस्ट विशल्स, यहाँ पर रेड ब्रेस्ट जो चिड़िया है जिसके सीने पर लाल रंग होता है, वो क्या कर रही है, विशल्स, सीटी मार रही है। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप्ट, एक गार्डन बगीचे के कोने से क्या कर रही है, सीटी, आवाज लगा रही है। एंड गैदरिंग स्वेलोज, और यहाँ पर जो है चिड़िया जो है, स्वेलोज है, वो एक तरह के इकट्ठा होकर के ट्विटर, यहाँ जो गौरैया चिड़िया है वो ट्विटर, चहचहा रही है। इन द स्काई, आसमान में वो क्या कर रही है, चहचहा रही है। तो इस तरीके से कवि ने इस कविता के माध्यम से पतझड़ के दृश्यों का वर्णन किया है और उनके सौंदर्य को दर्शाया है। कवि का कहने का मतलब है कि हर वस्तु में, हर समय प्रकृति का एक अपना सौंदर्य होता है, उस सौंदर्य का वर्णन किया है, अपना अपना नजरिया है, अपने अपने दृष्टिकोण है। थैंक यू।